Welcome to CATG online classes. So today we are continuing the topic chemical reactions and equations. तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पर जो सेकंड टर्म यूज हुआ है केमिकल इक्वेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन तो हमने अभी तक सीख लिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम सीख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन it is a shorthand representation of a chemical reaction using symbols and formula of involved substances. क्लियर? तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट बनते हैं। तो रिएक्टेंट में अगर कोई एलिमेंट हुआ तो वहां पर सिंबल यूज कर लेंगे उसका, जैसे आयरन का सिंबल Fe। उसी तरीके से कह रहा है कि फार्मूला अगर वहां पे कोई कंपाउंड यूज हुआ या कंपाउंड फॉर्म हुआ, जैसे या जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो जो भी वहां पर सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उनका हम लोग किस कैसे यूज करेंगे, उसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आगे स्टडी करते हैं इसके टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कितने हैं? दो तरीके का। पहला वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। तो देखिए बच्चों वर्ड इक्वेशन क्या होता है कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और वहां पर हम लोग जो भी वहां पे एलिमेंट या रिएक्टेंट जो भी वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका हम लोग पूरा पूरा नाम लिखें, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। तो मैं डिफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, जस्ट मैं एग्जांपल समझा देता हूं। तो वर्ड इक्वेशन का जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों? वाटर। समझ में आया? तो यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? पूरा वर्ड लिख रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, और इसको मैं आप लोग नोट कर लीजिए, इसके और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे
कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये वर्ड इक्वेशन में क्या रहता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तो मैंने अभी मेनली 3 एग्जांपल ले लिए। तो वर्ड इक्वेशन में क्या लिखते हैं हम लोग? पूरा पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड टाइप क्या होता है? सिंबल इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, सिंबल इक्वेशन में क्या होता है कि जहां पर भी हम केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, वहां पर हम लोग उसका पूरा नाम लिखने के बजाय हम लोग क्या प्रेफर करते हैं? उसका सिंबल लिखने के लिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इन्हीं को मैं किस में लिख देता हूं आपको? सिंबल फॉर्म में। जैसे पहला लिया था मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, देखिए इसका सिंबल फॉर्म में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट बनाया वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H2O। समझ में आ गया आपको? तो ये क्या है उसका सिंबल इक्वेशन। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या लिया था मैंने? मैग्नीशियम और किसे रिएक्ट कर रहा है ये? ऑक्सीजन। क्या प्रोडक्ट बन गया बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? तो ये क्या है आपका उसका सिंबल इक्वेशन। इसी तरीके से तीसरा है, जैसे उसी को लिख लेते हैं। कह रहा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये क्या है बच्चों? आपका जो केमिकल इक्वेशन था, उस केमिकल इक्वेशन को या तो हम वर्ड वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं या उसका सिंबल इक्वेशन। तो ये उसका टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, अभी हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसके दो टाइप, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? टाइप्स ऑफ सिंबल इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सिंबल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ सिंबल इक्वेशन में बच्चों हम लोग दो टाइप की स्टडी करते हैं। पहला अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी का दूसरा नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इसी को मैं यहां पे लिख देता हूं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसी का दूसरा नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखिए बच्चों, ये क्या होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? अच्छा, दूसरा लिख देता हूं, उसके बाद एग्जांपल ले लेता हूं। दूसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगेन मैं डिफिनीशन पे नहीं जा रहा हूं बच्चों, बहुत इजी है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और सेकंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। जैसे मैग्नीशियम को आपने बर्न किया था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना था बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना था? मैग्नीशियम
ऑक्साइड। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, यहां पर जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में रहते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में रहते हैं क्या, नहीं, यानी कि इनका जो नंबर होता है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट कौन कौन से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप यहां पर क्या देख रहे हैं, जो मैग्नीशियम है उसके नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1, और यहां पर प्रोडक्ट साइड में देखिए नंबर ऑफ मैग्नीशियम आइटम 1। ऑक्सीजन चेक कीजिए, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ आइटम 2, इस प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के आइटम कितने हैं, 1। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रहेगी उसमें नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में अलग अलग होगा। समझ में आ गया। चलिए, जबकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इसी एग्जांपल्स को कंटिन्यू कर लेते हैं। Mg plus O2 gives MgO। तो जब इसको बैलेंस करके लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के एटम कितने थे, 1, इधर भी प्रोडक्ट साइड में 1, ऑक्सीजन के एटम 2, इधर 1 था, तो 2 करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 कोफिशिएंट लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2। यहां पर देखो ऑक्सीजन तो 2 था लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे कितना था, 1, यहाँ पर हमने 2 कोफिशिएंट लगा दिया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के 2 आइटम, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के 2 आइटम, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 आइटम, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 आइटम। जो कोफिशिएंट लगाते समय होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने आइटम हो गए जी, यहाँ पर कितने, 1, 2 1 जा 2, यानी मैग्नीशियम के 2 आइटम, और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2। समझ में आ गया। अभी बैलेंसिंग के बारे में भी अब डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक बैलेंसिंग का। अच्छा बच्चों, एक चीज और याद रखिएगा कि कंपटीशन में या आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्लियर, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो आप लोग याद रखिएगा, उसको स्टार करके लिख दीजिए, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप लोग याद रखिए, इसका प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये टर्म को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने 9th क्लास में 3rd चैप्टर पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो इसमें मेनली फिर भी बता देता हूं मैं कि हम जितना मास रिएक्टेंट साइड में रहता है उतना ही मास किस तरफ रहता है, प्रोडक्ट साइड में। समझ में आ गया, क्लियर। नहीं तो आप चाहे तो इसको दोबारा इसको देख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का बच्चों मास कितना रहता है एक मोल का, 24। तो 24 इंटू 2 कितना हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 32, 16। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 1 एटम का, 16 इंटू 2, तो कितना हो गया। अगर ऐड करेंगे आप तो आप जोड़िए, ये हो गया आपका प्लस, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 48 प्लस 32 कितना हो गया, 80। यहाँ प्रोडक्ट में देख लेते हैं कितना मास है, 2 इंटू मैग्नीशियम का मास 24 प्लस ऑक्सीजन का मास 16। तो आप जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 80। समझ में आ गया। तो ये फॉलो कर रहे हैं आपको बैलेंस से, समझ में आ गया। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो किसको फॉलो करती है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बैलेंसिंग पढ़ते हैं। क्लियर? तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में दिया है वर्ड इक्वेशन, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसको सिंबल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले किस में लिखना है? वर्ड इक्वेशन को सिंबल फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, राइट वर्ड इक्वेशन इनटू सिंबल इक्वेशन। क्लियर? अगर किसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट सिंबल इक्वेशन दिया है तो जरूरत नहीं है, फिर वो डायरेक्ट आप बैलेंस इनके लिए आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, एग्जाम में इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, अगर एग्जाम में पूछा गया आपसे 3 मार्क्स का, तो क्वेश्चन ये पूछता है राइट ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एबीसी करके दे देगा और लिख देगा क्वेश्चन में कि राइट द गिवन इक्वेशन इनटू बैलेंस्ड फॉर्म। तो आपको उनको बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन आपको लिखना रहेगा। तो अभी तक बोर्ड में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया जिसमें सारे स्टेप्स लिखने के लिए बोला गया हो। अगर ऐसा आता भी है तो वो 3 मार्क्स का ही आएगा, उसमें सारे स्टेप्स लिखने होंगे। और अगर डायरेक्ट आता है सिर्फ बैलेंस करने के लिए 1 मार्क्स का, तो हम लोग उसको डायरेक्ट बैलेंस करेंगे। लेकिन तो अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ लिया तब, इसलिए हम लोग सारे स्टेप्स पहले सीखेंगे। तो देखिए, हम लोग सीखने के लिए जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दी हुई है बैलेंसिंग के लिए, उसी को ले लेते हैं। तो जैसे उसमें दिया है कि जब पहला स्टेप, उसके स्टेप्स में लिख देता हूं। पहला स्टेप, क्योंकि ये अगर वर्ड इक्वेशन नहीं दिया है तो इसलिए हम लोग इसको उस तरीके लिख देते हैं ताकि हम लोग कैसे स्टेप्स फॉलो करेंगे वो चीज हम उसको लिख सकें। तो स्टेप वन में क्या करना है आपको, जो भी केमिकल इक्वेशन दी हुई है, जैसे मान लो वो दिया सिंबल फॉर्म में, तो जैसे एनसीईआरटी में दिया है कि जब आयरन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, स्टीम से, तो क्या बन जाता है Fe3O4 प्लस क्या बन गया H2। तो देखो बच्चों, पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, सॉरी बॉक्स के अंदर बंद कर दें। पहले स्टेप में क्या करना है आपको, बॉक्स के अंदर बंद करना है। समझ में आ गया? चलिए अब देखो, सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, स्टेप 2 में क्या करना है आपको, एक टेबल बनाना है। तो टेबल में क्या लिखना है आपको, जो एलिमेंट और सेकंड में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट रिएक्शन के जैसे देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, Fe प्लस H2। तो ये क्या है, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LHS। मैथ्स में वर्ड आपने कई बार यूज किया होगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड के लिए नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट।
तो इसको लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन में कौन कौन से बच्चों एलिमेंट है, आयरन, तो यहाँ पर लिख दिया हमने Fe, सेकेंड हाइड्रोजन और थर्ड ऑक्सीजन। क्लियर। अब देखिए अब रिएक्टेंट्स काउंटिंग करते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ आइटम्स आयरन के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, आप काउंट कीजिए कितने हैं, 1। और प्रोडक्ट साइड में आयरन देखिए Fe3 कितने हो गए आइटम, 3। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए काउंट कीजिए, हाइड्रोजन कितने रिएक्टेंट साइड में, 2। और प्रोडक्ट साइड में 2, ठीक है बच्चों, 2। चलिए ऑक्सीजन चेक कीजिए, ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ आइटम, 1 और यहाँ पे 4। अच्छा बच्चों एक चीज और याद रखिएगा, अभी देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो, यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन एटम कितने थे टोटल प्रोडक्ट साइड में, 4। मान लीजिए यहाँ पर H2O फॉर्म हुआ होता, क्या बना होता, वाटर, तब टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो जाते प्रोडक्ट साइड में, इधर 4 और इधर ये कितना हो गया, क्या H2O से 1 इधर से आ गया, तो टोटल कितने हो गया ऑक्सीजन, 5 हो जाते हैं। अगर यहाँ पर H2O बना होता, तो जब भी हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो यहाँ पर हमें दिखाना होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर। तो अगेन जैसे यहाँ पर अगर H2O बना होता, क्या बना होता, मान लो H2O बना होता, तो तब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाते, देखिए प्रोडक्ट साइड में 4 + 1, तब यहाँ पर कितना हो जाता, कितना हो जाता, 5 हो जाता, क्या हो जाता, 5। समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइटम काउंट करने होते हैं। सिमिलरली रिएक्टेंट साइड में अगर एक आइटम एक से ज्यादा बार आ जाता है तो हम लोग टोटल करके उसको रिएक्टेंट में लिखेंगे। समझ आ गया। तो यहाँ पर कितना हो जाता, अगर H2O फॉर्म हुआ होता तो 5, लेकिन क्या बन रहा है H2। समझ में आ गया, तब कितना रहेगा 4। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, कंटिन्यू Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, आप उसको ब्रैकेट में बंद किए, बॉक्स में बंद कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो आप लोग याद रखिएगा कि बैलेंस करते समय अब सबसे पहले हम लोग उस कंपाउंड को बैलेंस करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 1 है, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए 2 + 1 3, यहाँ पर कितना है 3 + 4 7, यहाँ पे 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें है Fe3O4, तो रिएक्टेंट साइड में हो सकता है प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर क्या है वो प्रोडक्ट साइड। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बैलेंस करेंगे Fe3O4 सबसे पहले इस कंपाउंड को, और इस कंपाउंड में से भी हम सबसे पहले उस एलिमेंट को, एटम को पहले बैलेंस करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आए हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा एलिमेंट ऐसा है, ऑक्सीजन, जिसके पास नंबर ऑफ एटम कितने 4, आयरन के पास 3। तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो देखिए ऑक्सीजन को जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन टोटल आइटम कितने बच्चों, देखिए यहाँ पे 4, कितने 4 आइटम, और हम चाह रहे थे कि प्रोडक्ट साइड में भी कितना हो जाए 4।
तो देखिए यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं, 4 करने के लिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ अंदर लिख देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे 4 लिख दिया, तो उनको बच्चों को क्या लगेगा कि यहाँ पर हमारा देखो ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन आप लोग याद रखिए, जैसे ही किसी बच्चे ने इस तरह किया, तो देखिए वाटर का फार्मूला आपने क्या किया, चेंज कर दिया, तो वाटर का फार्मूला गलत हो गया। तो हम कभी भी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हम लोग जोड़ते घटाते नहीं है। समझ में आ गया? तो यानी कि ये जो 4 अंदर लिखा है ये गलत है। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है आपको। अच्छा, अब देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स के तरीके पावर लगा देते हैं, तो कुछ बच्चे इसे यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या है, ये केमिस्ट्री है, मैथ्स नहीं है, तो आप लोग पावर भी नहीं लगाना है। ठीक है, ये भी गलत तरीका है। समझ में आ रहा है? तो ये भी नहीं करना है आपको। समझ में आ गया? तो ये भी गलत तरीका है। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं करना, ये भी गलत। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 4 नीचे लिख देते हैं, कहते हैं हमें 4 यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, यहाँ पर भी नहीं लिखना है, ये भी गलत है। ठीक है, और जो अंदर का बताया ये भी नहीं आपको लिखना है। समझ में? ये भी आपको नहीं लिखना है। तो फिर करें तो क्या करें, कहां पर लिखें? तो हम लोग क्या करना है, तरीका, करेक्ट तरीका क्या है, उसको कोफिशिएंट लिखना है आगे। तो हम लोग कहां पर लिखेंगे, 4 यहाँ पे, ये हमारा करेक्ट तरीका है। समझ में आ गया? क्लियर? इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 2 जा 8, हाइड्रोजन के आइटम कितने हो गए, 8। यहां पर कितने थे, 2। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया आपका, देखिए 4 1 जा 4, ऑक्सीजन के 4, यहाँ पर भी 4। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये स्टेप कौन सा है, 4। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, स्टेप थ्री कहां तक हो गया था, अगर इसको हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पर 4 आ गया था। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब बचे हमारे पास दो एलिमेंट, आयरन एंड हाइड्रोजन। अब इन दोनों में से किसी को भी बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हम दोनों में किसी को बैलेंस कर सकते थे, लेकिन मैंने प्रिफर किया इसे हाइड्रोजन बैलेंस करना। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के टोटल आइटम्स कितने हो गए थे, 4 2 जा 8। यहाँ पर कितने थे टोटल, 2। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 8 कैसे आएगा, जब हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करें, ये को भी यहाँ पर कोफिशिएंट लगा देंगे, कितना, 4। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ पर 4 2 जा। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, स्टेप 5। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, बॉक्स। ठीक, हमने बॉक्स खींच दिया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, अब बचा क्या लास्ट, आयरन। आयरन बैलेंस कर लेते हैं। तो आयरन के टोटल देखिए यहाँ पर आइटम्स कितने, 3। यहाँ पर कितने थे, 1। तो इसको 3 करने के लिए क्या करें हम लोग, 3 कोफिशिएंट लगा दें यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 3 1 जा 3, तो आयरन 3, यहाँ पर भी आयरन 3। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं कि आयरन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को
बॉक्सेस को हटा देते हैं। तो क्या हो गया बैलेंस फॉर्म में 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। समझ में आ गया? तो इसको 3 4 ये 4। तो देखिए लास्ट स्टेप में आप लोग याद रखिएगा कि यहां पर हम लोग फाइनली एक बार काउंट कर देते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट साइड में और नंबर ऑफ आइटम्स प्रोडक्ट साइड में इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखने के पहले एक बार जरूर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। देखिए यहाँ पर आयरन के आइटम टोटल 3 1 जा 3 3, यहाँ पर 3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ पर 4 2 जा 8, ऑक्सीजन देखो 4 1 जा 4, यहाँ पर 1 है बच्चे में, 4 1 जा 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, यहाँ पर 4, यानी कि हमारी रिएक्शन क्या है बैलेंस। समझ में आ गया? अच्छा बच्चों इस मेथड का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है बच्चों? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड इस तरीके से हम बैलेंसिंग जो करते हैं, ये आपके सिलेबस में यही है। तो क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा एक चीज और बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंस करेंगे तो इसके जो कॉफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट होल नंबर। जो कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए? कॉफिशिएंट स्मॉलेस्ट होल नंबर होना चाहिए। स्मॉलेस्ट होल नंबर कॉफिशिएंट। क्लियर? यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्मॉलेस्ट होल नंबर कॉफिशिएंट है। समझ में आ गया? अच्छा एक चीज और बच्चों याद रखिएगा कि जब हम लोग बैलेंस करेंगे इस तरह केमिकल रिएक्शन को तो वहां पर अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन आता है, क्या आता है? पॉली एटॉमिक आयन, तो सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं। किसको? पॉली एटॉमिक आयन। क्लियर? तो फर्स्ट बैलेंस पॉली एटॉमिक आयन, फर्स्ट बैलेंस पॉली एटॉमिक आयन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में पॉली एटॉमिक आयन आता है तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, तो उस पर बेस्ड कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिख देता हूं, इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन in the balanced chemical equation a lead nitrate plus b aluminium chloride तो बच्चों इसका प्रोडक्ट मैं यहां से लिख दे रहा हूं सी एल्युमिनियम नाइट्रेट प्लस डी लिड क्लोराइड लेड क्लोराइड। तो आगे क्वेश्चन दिया था
Which of the following alternatives is correct? Which of the following alternatives is correct? तो ऑप्शन दिए थे बच्चों, बी ऑप्शन था C इक्वल टू 3, D इक्वल टू 4। सी ऑप्शन था A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 2, D इक्वल टू 3। डी ऑप्शन था A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 2 और D इक्वल टू 3। क्लियर? तो देखिए बच्चों, यहां पर इक्वेशन आपका सिंबल फॉर्म में नहीं दिया है, उन्होंने किस फॉर्म में दिया है? वर्ड फॉर्म में। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले अगर रिएक्शन किस फॉर्म में दिया है, इक्वेशन किस फॉर्म में दिया है? वर्ड फॉर्म में, तो पहले उसको आप सिंबल फॉर्म में चेंज कीजिए। तो इसको हम पहले सिंबल फॉर्म में बदलते हैं। आप लोग 9th क्लास में जो वैलेंसी पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा। तो देखो पहला दिया है लेड नाइट्रेट, तो ये क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, प्रोडक्ट क्या बन गया? एल्युमिनियम नाइट्रेट प्लस लेड क्लोराइड। चलिए अब देखिए बच्चों, ये मैंने जो आपका वर्ड इक्वेशन दिया था उसको मैंने सिंबल फॉर्म में चेंज किया। अब इसके जो कोफिशिएंट दिए, देखो इसका कोफिशिएंट क्या है? ए, इसको मैं उससे लिख देता हूं, ए कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट बी और इसका कोफिशिएंट सी, इसका कोफिशिएंट डी। तो आपको क्या बताना है? क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट। तो आप बैलेंस करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा कि अभी आपने सीखा है उस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और देखिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो बैलेंस करते हैं। तो मैंने लास्ट इसमें जब इस टॉपिक को भी बताया था फ्यू मिनट्स बिफोर, यहाँ पर बताया था कि जहां पर भी पॉलीएटॉमिक आयन आता है तो पहले उसको बैलेंस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे किसको? पॉलीएटॉमिक आयन को। तो यहाँ पर देखिए पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है? नाइट्रेट आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन। तो इसको पहले बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉली नाइट्रेट आयन कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? नाइट्रेट आयन 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें? अगर ये नाइट्रेट आयन 3 और ये नाइट्रेट आयन 2, तो ये अगर इसको हम क्या करें कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। देखते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो यहाँ पर हमने 3 किया। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने किया इसको, कितना? 3 2 जा 6, नाइट्रेट आयन कितना हो गया? 6। यहाँ पर नाइट्रेट आयन कितना था? 3, यहाँ पर 2
मल्टीप्लाई करें, कोफिशिएंट लगाए, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रेट आयन कितना हो गया, 3 2 जा 6, नाइट्रेट आयन बैलेंस, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर, देखो लेड कितना है बच्चों, 3, पीबी 1 था ना, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया, तो लेड कितना है 3, यहाँ पर लेड कितना था 1, तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई कर दे 3, तो देखिए यहाँ पर लेड बैलेंस हो गया आपका और नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जैसे अगर बैलेंस किया हमने लेड, तो क्लोराइड आयन कितना हो गया, 3 2 जा 6, क्लोरीन कितना हो गया 3 2 जा 6, तो यहाँ पर कितना है 3, तो हम क्या करें यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 कोएफिशिएंट लगा दें, तो देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ये बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम कितना हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 एल्युमिनियम, यहाँ पर भी 2, तो यानी कि हमारा ये क्या हो गया कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में आपका ये मैच कर रहा है, तो एक ही देखो, एक इक्वल टू 3 और किसमें है, बस इसी में, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2, d इक्वल टू 3, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, डी। पता है बच्चों ये किस एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एनटीएससी स्टेज 2 2018 का क्वेश्चन है। कब का ये, एनटीएससी स्टेज 2 2018 का क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर और कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो मैं एनटीएससी स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चन है, तो जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखा था कि कुछ वर्ड फॉर्म में क्वेश्चन था, तो उसको आपने सिंबल फॉर्म में चेंज किया और कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ और आप उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो जिसमें आप लोग वीडियो पॉज करके आप पहले बैलेंस कीजिए, फिर आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग 5 क्वेश्चन है देखते हैं, ये एनटीएससी स्टेज 1 के हैं, 1 to 5, ये एनटीएससी स्टेज 1 के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, पांचों क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 1 के हैं। तो यहाँ पर जो बोर्ड के क्वेश्चन है, जो कि आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन, तो मैं वो आपको एक वर्कशीट फॉर्म में आपको दे दूंगा, तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर इसके बाद उसमें जो डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कॉल करके आप डाउट क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, लेड नाइट्रेट इसको हीट किया, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये बन रहा था। तो देखिए बच्चों, इसको आपको बैलेंस करना है, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर चेक कीजिए कि लेड के आइटम टोटल 1, यहाँ पर भी 1, और नाइट्रोजन कितना था यहाँ पे देखिए 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना था 1, तो नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन कितना था, देखो 3 2 जा 6 6, यहाँ पर सॉरी ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन था 2 2 4 प्लस 1 5। तो क्या करें, अगर हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन ऑड नंबर है, तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इवन हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो देखिए आप यहाँ पर लेड कितना हो गया 2, तो लेड बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4, नाइट्रोजन कितना है 4, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया 4, नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देखते हैं, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो ऑक्सीजन आइटम कितने हो गए 12। यहाँ पर चेक कीजिए ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 जा
8, 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12। तो बैलेंस हो गया ये क्वेश्चन। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। K2CrO4 प्लस 2 HCl K2Cr2O7 प्लस KCl प्लस H2। तो देखिए बच्चों बैलेंस करते हैं। तो ये भी एनपीएससी स्टेशन का है। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम कितने आइटम है 2, यहाँ पर 2, और क्रोमियम के यहाँ पर कितने हैं 1, यहाँ पे 2। तो 2 करने के लिए हमेशा आपको बताया था कि यहाँ नहीं लिख सकते, नहीं फार्मूला चेंज हो जाएगा हमेशा आगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम कितना हो गया आपका 4, क्रोमियम हो गया 2, 2 बैलेंस, लेकिन पोटेशियम कितना हो गया 2 2 जा 4। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस। ऑक्सीजन देखो कितना हो गया 4 2 जा 8। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 7 प्लस 1 8। क्लियर। चलिए अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था देखो H2 2 था, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो हाइड्रोजन बैलेंस, क्लोरीन कितना हो गया 2, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है देखो 2 2 1 जा 2। तो यानी कि बैलेंस हो गया ये भी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Fe2O3 प्लस H2। तो बैलेंस करेंगे भी Fe प्लस H2। देखिए बैलेंस कीजिए। यहाँ पर आयरन के टोटल कितने आइटम्स है बच्चों 2, यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पे 2 कर दो। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पर कितना है 1, 3 मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखिए आयरन बैलेंस और ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन चेक कीजिए। हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ पे 2, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Mg3N2, नाम क्या है बच्चों इसका मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसकी रिएक्शन कराना है आपको वाटर से। तो प्रोडक्ट क्या बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। तो बच्चों ये रिएक्शन एक बार ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ये आईआईटी क्वेश्चन है, आईआईटी में ये रिएक्शन पूछा हुआ था। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर से कराना है, तो आप बैलेंस कीजिए। यहाँ पर मैग्नीशियम के एटम देखिए कितने 3, यहाँ पर कितने थे 1, तो 3 मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हो गए 3, यहाँ पे 3। ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 2, वहां पर नाइट्रोजन 1, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें किसका 2। तो देखिए मैग्नीशियम बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब वाटर पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आए थे 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 6 6 कितना हो गया 12। तो उस साइड में कितने हैं 12, यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 6 2 जा 12। हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन देखो कितना हो गया 6, यहाँ पे चेक कीजिए कितना ऑक्सीजन है 3 2 जा 6, कितना ऑक्सीजन हो गया 6। क्लियर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बैलेंसिंग में।
प्लस H2O। ठीक है, तो देखिए आपको बैलेंस करना है कॉपर HNO3 के साथ कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे एटम। देखिए प्रोडक्ट नाइट्रोजन यहाँ कॉपर वन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 1। अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना था, यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन 1। तो यहाँ पर क्या करें हम, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो तो नाइट्रोजन देखो कितना हो गया यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 + 1 3, तो ये ऑड नंबर आ रहा है। तो क्या करें इसमें हम, अगर इसके कोफिशिएंट चेंज कर दें, यहाँ पे 4 कर लें, तब देखो क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन देख लीजिए 4 3 जा 12, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 + 4 10 + 2 12। क्लियर, थैंक यू। तो और मैं इसके क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, वर्कशीट फॉर्म में, ठीक है, नोट कर लीजिए, इनको दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए बच्चों, 2 साल पहले बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको मैं, उसमें थ्योरी भी है तो उसको मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में लिखा देता हूं। क्वेश्चन ये था, मेंशन 3 ways by which a chemical reaction can be made more informative। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन का मतलब ये था कि कौन से 3 तरीके हैं जिससे आप दी हुई रिएक्शन से ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखिए, पहला आंसर, इट शुड बी बैलेंस्ड। इट शुड बी बैलेंस्ड। तो पहला केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। दूसरा, इट शुड रिप्रेजेंट द फिजिकल states of elements and compounds। तो देखिए बच्चों, ये तो हमने सीख लिया बैलेंसिंग। सेकंड, इट शुड रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो अभी तक हम देख रहे थे कि जब भी कभी रिएक्शन लिखते थे तो आप लोगों ने देखा होगा ब्रैकेट में S लिख दिया, किसी में L लिख दिया, किसी में AQ लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है। तो वो सारी चीजें यहीं से ली गई हैं। तो देखते हैं फिजिकल स्टेट्स कैसे, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें कोई एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में या कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, तो क्या उसके लिए क्या लिखोगे, जहां पर सॉलिड होगा तो उसके लिए S, अगर लिक्विड है तो L, अगर गैस है तो G। क्लियर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है,
तो उसके लिए हम लोग एरो दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो गैस है वो इवॉल्व हो रही है। देखिए, जब कभी भी गैस इवॉल्व होगी तो हमेशा प्रोडक्ट साइड में ही दिखाएंगे, रिएक्टेंट साइड में कभी नहीं दिखाएंगे। अगर रिएक्टेंट साइड में दिखा दिए तो फिर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कहाँ किया, इसलिए हमेशा कहां पर दिखाएंगे इस एरो को, प्रोडक्ट साइड। तो ये क्या मतलब है, सोल्यूशन ऑफ गैस किसी रिएक्शन में आपको मिलेगा एरो नीचे। इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी। कहीं पे मिलेगा आपको एक्यू, एक्यू लिया के वर्ड है एक्वस से। अच्छा देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ सॉल्ट होते हैं जैसे NaCl, आपने NaCl को वाटर में डिजॉल्व किया, तो जो भी सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होते हैं उन्हीं के लिए वर्ड यूज किया था एक्वस। समझ में आ गया? तो जैसे NaCl वाटर में डिजॉल्व होता है, क्या वर्ड यूज करोगे वहां पे, एक्वस। क्लियर? तो ये हो गए जहां पर हम लोगों को फिजिकल स्टेट्स मेंशन किया जाता है। तो यहां पर थोड़ा याद रखिएगा, salt should be dissolved in water। उन्हीं के लिए हम लोग एक्वस वर्ड यूज करेंगे, जो साल्ट किसमें डिजॉल्व होंगे, वाटर में। अच्छा तीसरा पॉइंट देखते हैं। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा पॉइंट, इट शुड रिप्रेजेंट, it should represent the reaction conditions like temperature, pressure, catalyst, etc। तो एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे N2 गैस ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन गैस से। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया था ना, जहां पर गैस रहेगी तो वहां पे जी यूज करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, दोनों ने रिएक्ट किया तो बना लिया NH3। ये क्या है बच्चों, अमोनिया। ये क्या है बच्चों, अमोनिया। अमोनिया भी क्या होता है, गैस। और इसके जो रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होता है 500 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होता है 200 atm। और कैटलिस्ट क्या होता है Fe, कैटलिस्ट, ठीक है। और जो भी रिएक्शंस कंडीशंस रहती है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, हमेशा इनको एरो के ऊपर या नीचे ही मेंशन किया जाता है, ठीक है। कहां पर, एरो के ऊपर या नीचे। क्लियर? अच्छा, तो यहां पर बच्चों देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है कैटलिस्ट। तो ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। आपने अभी तक टेम्परेचर वर्ड सुना है, प्रेशर वर्ड भी सुना हुआ है, लेकिन कैटलिस्ट शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो कैटलिस्ट को मैं डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार कंपटीशन में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं,
those substances which increase the rate or speed of a chemical reaction without being consumed in the reaction। तो याद रहेगा बच्चों, कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। क्लियर? याद रहेगा आपको? अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कंपटीशन के क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है a catalyst is used to a catalyst is used to ये बच्चों एम्स का क्वेश्चन है 1994। ऑप्शन देख लीजिए। ए, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन बी, increase the equilibrium constant, increase the equilibrium constant। option C, decrease the product, decrease the product। option D, none of these। तो बच्चों बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो है किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया था एनटीएससी स्टेज 1 में, देखते हैं। A catalyst is a substance which a catalyst is a substance which ये एनटीएससी स्टेज 1 का है बच्चों। ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन, अल्टर्स द इक्विलिब्रियम in a reaction। ऑप्शन बी, स्पीड्स ऑफ the reaction। ऑप्शन सी, is always in the same phase as the reactants। ऑप्शन डी, undergoes a change
ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो बच्चों हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, अगेन जो रिएक्शन की स्पीड को या रेट को बढ़ा देते हैं। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एनटीएससी का ही है। तो क्वेश्चन ये था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड which information is not conveyed by a balanced chemical equation। ऑप्शन दिए थे, फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ physical states of reactants and products। ऑप्शन बी, symbols and formula, symbols and formula of all the substances involved in a particular reactions। ऑप्शन सी था बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स of the reactants and products formed। ऑप्शन डी था बच्चों, ऑप्शन डी था बच्चों, whether a particular reaction is actually feasible or not। तो यहां पर बच्चों हम देखेंगे, तो क्वेश्चन ये कह रहा था, ये एनटीएससी स्टेज 1 का है। तो जैसा कि आपने देखा कि जब केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहला फिजिकल स्टेट, तो हमने फिजिकल स्टेट मेंशन किया था, ठीक है, तो यानी कि करेक्ट है। सेकंड, सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर रिएक्शन, तो हम उनके सिंबल एंड फार्मूला भी यूज किए हैं, ठीक है। थर्ड, नंबर ऑफ आइटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो ये भी हम लोग बैलेंस इक्वेशन में रखते हैं। डी है, whether a particular reaction is actually feasible or not,
इसका मतलब ये कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो ये हमें ऐसे नहीं पता चलेगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? आपने शायद याद कीजिए 8th क्लास में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज उसी तरीके से नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो हमें उसका कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी हम बता सकते हैं हाँ रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। तो ये क्वेश्चन ने पूछा था इज नॉट कन्वेड, यानी कि कौन सा इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया डी। क्लियर? तो बाकी बचा हुआ टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।